मकान मालिक मेरी बीवी पर बुरी नजर रखता था क्योंकि मैंने घर से भागकर एक लड़की से शादी कर ली और मुझे किराए के घर पर रहना पड़ा था। उसने जब मेरी बीवी को देखा, उसकी नीयत खराब हो गई। एक दिन जब मकान मालिक मेरे पास मुझसे किराए के पैसे लेने के लिए आया, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उससे कुछ मोहल्लत मांगी तो वो कहने लगा कि तुम पैसों के बदले कुछ और भी दे सकते हो। वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था। एक दिन मैं अपनी बीवी को घर में बंद करके अपने बाबा से मिलने के लिए पैसे लेने के लिए चला गया। मैंने जाकर देखा तो मेरी बाबा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती एक लड़की से करवा दी। मैं शादी नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा कि तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे। मैंने उस लड़की से शादी कर ली। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। अब मैं उस लड़की के साथ रहने लगा। जब मुझे अपनी पहली पत्नी का ख्याल आया तो मैं फौरन उसके पास भागता हुआ गया। जैसे ही मैंने घर का ताला खोला और मैं कमरे में गया तो जो कुछ मैंने देखा वो देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। क्योंकि मेरा नाम गौरव है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। हम एक गांव में रहते थे। हमारा छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। लेकिन एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। बाबा ने मेरी माँ को बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। दिन ब दिन उनकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। फिर एक डॉक्टर ने बताया मेरी माँ का इलाज शहर में हो सकता है। तो हम अगले ही दिन माँ को लेकर शहर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। जब डॉक्टर ने बताया कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तब मैं बहुत रोया क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से इतनी जल्दी चली जाएगी। माँ के देहांत के बाद मेरे बाबा ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने अकेले ही मेरा पालन पोषण किया। मेरी माँ के देहांत के बाद बाबा का गांव में दिल नहीं लगता था, इसलिए वो मुझे लेकर शहर आ गए। लेकिन हमारे पास न रहने का कोई ठिकाना था, न ही कुछ काम था। मेरे बाबा काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। एक गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। गाड़ी से एक आदमी निकला। उसने बाबा को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। वहां बाबा का इलाज करवाया। वो आदमी बहुत अच्छा था, वरना तो आजकल के लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, इंसान को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि जिसका उन्होंने एक्सीडेंट किया है, हो सकता है वो अपने घर का अकेला कमाने वाला हो। एक मर्द की जिंदगी से उसके पूरे परिवार की जिंदगी जुड़ी होती है। अगर उस आदमी को कुछ हो जाए तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया में बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। उस आदमी ने बाबा से पूछा कि आप क्या करते हैं बाबा? तो उन्होंने बताया कि मैं नौकरी कर रहा हूँ और मेरा एक छोटा बेटा है जो अभी 10 साल का है। तब उस आदमी ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? बाबा ने कहा हाँ, क्यों नहीं, आप जो काम बोले मैं वो काम कर दूंगा। उन्होंने बाबा से कहा मेरा ड्राइवर बनोगे? बाबा ने कहा हाँ। वो कहने लगे कल से काम पर आ जाना। बाबा ये सुनकर बहुत खुश हुए कि उन्हें नौकरी मिल गई है। उन्होंने हमें रहने के लिए एक छोटा सा घर भी दे दिया था। बाबा एक बहुत बड़े आदमी के ड्राइवर थे। बाबा चाहते थे कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं और अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं। मैं भी एक दिन उनके मालिक की तरह बड़ा आदमी बन जाऊं। लेकिन मुझे पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ बीए ही किया था। उसके बाद सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता। बाबा मुझे बहुत समझाते, मुझसे कहते कि मैं अपने मालिक से बात करके तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा देता हूँ। लेकिन मैं मना कर देता। बाबा कहते कि ठीक है, पढ़ाई मत करो, मैं बात करके तुम्हें कोई नौकरी ही दिलवा देता हूँ। मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं, जरूर तुम्हें कोई अच्छी नौकरी दे देंगे। लेकिन मैं बाबा से कहता नौकरी की इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन हैं, सारी जिंदगी नौकरी ही करनी है। अभी मुझे अपनी जिंदगी जीने दे, लाइफ को एंजॉय करने दे। बाबा मेरी बात सुनकर खामोश हो जाते। जवानी में शायद ऐसा ही होता है कि हम सिर्फ अपने दिल की ही सुनते हैं। अपने माता पिता की बात तो हमें समझ में ही नहीं आती। वो जो भी कह रहे हैं हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं। एक दिन जब मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर जा रहा था, एक लड़की रोड क्रॉस करते हुए मेरी बाइक के सामने आ गई। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी बाइक को संभाला। उस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ था। मैं गुस्से में उस लड़की से बोला, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता तुम्हें? रोड क्रॉस करना नहीं आता तो घर से बाहर क्यों निकलती हो? वो लड़की खामोशी से मेरी बात सुनती रही, किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया तो उसे देखता ही रह गया। मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और बहुत मासूम सी थी। वो मेरी डांट से डरी और सहमी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे कहा कि अब इसमें रोने की क्या बात है? उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और वहां से चली गई।
मेरी नज़र दूर तक उसका पीछा करती रही। जब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, गौरव भाई वो लड़की जा चुकी है, हमें भी अपने रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसा न हो यहीं खड़े-खड़े रात हो जाए। मैंने हंसकर अपने दोस्त की तरफ देखा। हम लोग घर आ गए, लेकिन मैं उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था। जब भी आंखें बंद करता, उसका खूबसूरत और मासूम सा चेहरा मेरे सामने आ जाता। पता नहीं ऐसा क्या था उस लड़की में जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इस बात को 6 महीने हो चुके थे। उस लड़की का चेहरा आज भी मुझे याद था। उसमें कुछ तो ऐसा था जो मैं उसे भुला नहीं पा रहा था। कुछ दिनों से अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया मौसम की वजह से इनकी तबीयत खराब है। फिक्र की कोई बात नहीं है, टाइम से दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मैं मेडिकल से बाबा की दवाई लेने गया। जैसे ही मैं दवाई लेकर मुड़ा, देखा कि सामने से वही लड़की मेरी तरफ आ रही थी। मैं उसे देखकर वहीं रुक गया। लड़की मेडिकल स्टोर पर आई। मेडिकल स्टोर वाले से बोली, मेरा हाथ जल गया है, आप कोई दवाई दे दे। मेडिकल स्टोर वाले ने कहा, तुम 2-3 दिन से दवाई उधार लेकर जा रही हो और पैसे नहीं देती, पिछले पैसे दो तब तुम्हें दवाई मिलेगी। मैंने मेडिकल स्टोर वाले से कहा, आप इन्हें दवाई दे दे, पैसे आपको मैं दे दूंगा। तब उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और मुझसे बोली, आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना दवाई के भी ठीक हो सकती हूँ। मैंने उस लड़की से कहा, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, आपके पास जब पैसे हो तो वापस कर देना। कुछ देर सोचने के बाद वो लड़की बोली कि आप मुझे अपना नंबर दे दे, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगी। उस लड़की ने दवाई ली और वहां से चली गई। जाते जाते मैंने अपना नंबर उसे दे दिया, वो भी खामोशी से मेरा नंबर लेकर चली गई। मैं घर आया और मैंने बाबा को दवाई दी, लेकिन मैं अब भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। पता नहीं वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है उसका, अपना यही सब सोचों में मैं गुम था कि बाबा ने मुझसे कहा, गौरव बेटा क्या सोच रहे हो। बाबा के कहने पर मैं अपनी सोचों से बाहर आया। मैंने बाबा से कहा कि कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। तब बाबा ने मुझसे कहा, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मेरी जगह काम पर चले जाना। मैंने मालिक से बात कर ली है, उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं है, तुम सुबह से मेरे जगह पर काम पर चले जाओगे। मैं बाबा को मना नहीं कर सकता था क्योंकि बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैं सुबह से काम पर चला गया। बाबा जहाँ काम करते थे उनका मालिक एक बहुत बड़ा आदमी था। मैं जैसे ही उनसे मिला मैंने उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम मेरे ड्राइवर रवि के बेटे हो। मैंने कहा कि जी। उन्होंने कहा, ठीक है, तो मुझे कुछ देर के लिए अपने घर जाना है, तुम गाड़ी निकालो। वो आदमी बाबा की ही उम्र के थे। मैंने गाड़ी निकाली और वो मेरे साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंचे। मैं उनका बड़ा सा बंगला देखकर हैरान हो गया था। जितना आलीशान उनका ऑफिस था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और आलीशान उनका बंगला था। उन्होंने वॉचमैन से कहा, तुम इनको चाय पिलाओ, मैं अभी आता हूँ। मैंने चाय पी। वो बहुत ही अच्छे आदत के मालिक थे। घमंड तो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। पैसा इतना होने के बावजूद भी आदमी किसी को पूछता नहीं है। भगवान ने उन्हें इतना दिया था, इस बात का उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। मैं वहीं वॉचमैन के पास बैठ गया। कुछ दिनों बाद बाबा की तबीयत ठीक हो गई तो वो अपने काम पर वापस चले गए। बाबा ने मुझसे कहा, बेटा अब तो तुम कुछ काम कर लो। मैंने बाबा से कहा कि ठीक है, आप मालिक से बात करें, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। बाबा ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए ही आ गया। अभी मैं लेटा ही था कि मेरे फोन पर रिंग बजी। मैंने फोन रिसीव किया तो सामने से कोई नहीं बोला। मैंने फोन काट दिया। फिर दोबारा मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने फोन उठाया और जोर से बोला, जब बोलना नहीं होता है तो फोन क्यों करते हो। सामने से एक लड़की की आवाज आई। उसने कहा कि मैं हूँ। मैंने कहा कि कौन है। तब उसने बताया कि मैं हूँ जिसको आपको पैसे वापस करने थे। मैंने उससे पूछा कि कौन से पैसे। उसने कहा, उस दिन मेडिकल स्टोर पर आपने मेरी दवाई के पैसे दिए थे और कहा था कि जब मेरे पास पैसे हो तब आपको इस नंबर पर कॉल करके पैसे वापस कर दूं। तब तो मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, आप रहने दे, आपको पैसे के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़की ने मुझसे कहा, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, ऐसे में आपके पैसे अपने पास नहीं रख सकती। मैंने उससे कहा, कोई इतनी बड़ी रकम तो नहीं है, 300 रुपए ही तो है। तो फिर आप फिक्र मत करिए, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बात कर ही रहे थे, इतने देर में पीछे से आवाज आई, कहाँ मर गई कामचोर, तुझे तो बस काम से भागने का बहाना चाहिए। लड़की ने घबराकर कॉल काट दी। जब से उसने फोन काटा था मैं उसी के बारे में सोच रहा था। थोड़ा बहुत परेशान भी था। मैं बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रहा था कि शायद वो लड़की मुझे अब कॉल करे, लेकिन उसने कोई कॉल नहीं की। फिर कुछ दिनों बाद खुद ही मैंने उसे कॉल की, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ।
मैंने दोबारा उसका नंबर लगाया। इस बार फोन रिसीव हो गया। फोन पर वही लड़की थी। मैंने उससे पूछा कि उस दिन क्या हो गया था, तुमने फोन क्यों काट दिया था? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैंने सोचा तुम्हें कॉल करके पूछ लूं सब ठीक तो है। तो मुझे सिसकियों की आवाज आई। मुझे लगा कि वो रो रही है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? उसने एकदम से फोन काट दिया। मैंने फिर से उसका नंबर लगाया था, उसका फोन बंद जा रहा था। मुझे अपने कमरे में बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए मैं बाहर आकर टहलने लगा। जब बाबा ने मुझे टहलते हुए देखा तो वो मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? मैंने उनसे कहा कि नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा ने मुझसे कहा कि अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें इतना परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। मैंने कहा ठीक है बाबा, अगर कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिर बाबा अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी आंखों से जैसे नींद उड़ गई थी। मैं अपनी बेचैनी को समझ नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं मैं उस अनजान लड़की के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। फिर एक दिन उसने मुझे कॉल की, मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैंने उससे मिलने के लिए हाँ कर दी और उसकी बताई हुई जगह पर चला गया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसके हाथ में एक बैग था। मैंने उससे पूछा कि आप कहीं जा रही हैं? उसने मुझसे कहा मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तब उसने मुझसे कहा कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। कहने के साथ ही वो रोने लगी। फिर मुझसे बोले कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपको तंग नहीं करूंगी, आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, जहाँ रखेंगे जिस हाल में रखेंगे रह लूंगी, कभी किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं करूंगी। मैं उसकी ये बात सुनकर खामोश हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी इस बात का क्या जवाब दूं। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं कैसी लड़की है, खुद ही मुझसे शादी के लिए कह रही है, जबकि आप मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, ना ही मैं आपको जानती हूँ। वो लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन मुझसे उसके आंसू नहीं देखे जा रहे थे। बहुत मासूम और सीधी सादी लड़की थी। शायद मैं उससे मोहब्बत करने लगा था, इसलिए मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस लड़की को लेकर दूसरे शहर चला गया। वहां मैंने एक किराए का मकान ले लिया। वो लड़की जिसका नाम आराध्या था, मैंने वहां जाकर उस लड़की से शादी कर ली और अब हम दोनों वहीं साथ में रहने लगे। एक दिन उसने कहा मैं आपको अपने बारे में सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। जब मैंने होश संभाला तो सिर्फ अपने चाचा को देखा था। मेरे माता पिता के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था कि वो कौन है, उनकी मौत कैसे हुई। जब मैं चाचा से पूछती मेरे माता पिता की मौत कैसे हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक एक्सीडेंट में मेरे माता पिता दोनों की मौत हो गई। तब तुम 1 साल की थी, तब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ। मैं बहुत छोटी थी, कुछ समझ नहीं पाती थी कि चाचा सच बोल रहे हैं या झूठ। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और मैंने अपने आस पड़ोस के बच्चों में भी स्कूल जाते हुए देखा, मैंने भी अपने चाचा से कहा कि चाचा मुझे स्कूल जाना है। चाचा ने मुझसे डांट कर कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें स्कूल भेजूं और तुम्हारे खर्चे भी उठाऊं। शुक्र करो कि तुम्हें यहाँ के 2 वक्त खाना मिलता है। अगर मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना ना दूं तो वो भी तुम्हें नसीब ना हो। वो तो मैं था जिसने तुम्हारी माँ बाप के मौत के बाद तुम्हें अपने पास रख लिया, वरना कोई और होता तो तुम्हें अनाथाश्रम छोड़कर आता। चाचा की बातें सुनकर मैं रोने लगती, भगवान से कहती मुझसे मेरे माँ बाप क्यों छीन लिए। तुझे मेरे माँ बाप को अपने पास बुलाना था तो साथ में मुझे भी बुला लेता, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। मैं रोते रोते सोचे जा रही थी। जहाँ चाचू रहते थे वो घर बहुत बड़ा था। सुबह होते ही चाचू काम पर चले जाते थे। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती थी। मुझे घर में बहुत डर लगता था। मैं कमरे में कोने में बैठी रहती थी और अपने माता पिता को याद करके रोती रहती थी। जब मैं बड़ी हुई तो एक दिन चाचा एक औरत को अपने साथ लेकर आए। मैंने चाचा से पूछा कि ये औरत कौन है। चाचा ने कहा ये तुम्हारी चाची है, मैंने इससे शादी की है और तुम जाओ हमारे लिए कुछ खाने के लिए बना कर लेकर आओ। मैंने चाचा से कहा कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, तो चाचा ने मुझसे गुस्से में कहा सारा दिन घर में पड़े पड़े खाती रहती हो, तो कुछ हमारे लिए भी छोड़ दिया करो। चाचा ने मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे मैं गिर गई और मेरा सर दीवार पर लग गया। मेरे सर से खून बह रहा था। मेरे चाचा या चाची दोनों में से किसी ने भी मुझे नहीं उठाया। मैं खुद ही उठकर नल के पास गई और अपना खून साफ किया। फिर मैं रोते हुए अपने कमरे में आई और सो गई। जब सुबह उठी तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और तेज बुखार भी था। मैं कमरे में बाहर आई तो मैंने देखा घर में चाचा नहीं थे, शायद वो कहीं बाहर चले गए थे। मैं अपने पड़ोस के घर में गई। जैसे ही मैं उनका दरवाजा खटखटाई, कमजोरी की वजह से मैं वहीं चक्कर खाकर गिर गई। जब आंख खुली तो मैं अपने घर में थी और वो पड़ोस वाली आंटी मेरे पास बैठी।
जब उन्होंने मुझे अपने घर से लाकर खाना खिलाया और दवाई भी दी, थोड़ी देर बाद वो मेरे पास से चली गई और मुझसे कह कर गई, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना। वो आंटी बहुत अच्छी थी और एक तरफ मेरे चाचा थे जो मेरे होकर भी मेरे नहीं थे। जब वो घर में आए तो उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि मेरी तबीयत कैसी है। कभी कभी मैं सोचती कि अपनों से तो अच्छे पराये होते हैं, जो परेशानी में हमारा साथ तो दे देते हैं। यहाँ तो मेरे खून के रिश्ते ने ही मुझसे मुंह मोड़ा हुआ था। एक दिन चाची मेरे कमरे में आई और मुझसे आकर बोली, महारानी कभी कुछ काम भी कर लिया करो, हम तुम्हारे नौकर नहीं है जो तुम्हें कमरे में बैठे बिठाए खिलाएं। मैंने कहा, चाची घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ। उस पर चाची ने मुझे घूरते हुए कहा, थोड़ा बहुत काम कर लेती हो तो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करती। यहाँ पड़े पड़े फ्री का खाना भी तो खा रही हो। आप जल्दी से उठो और किचन में जाओ, अपने चाचा और मेरे लिए खाना बनाओ। और सुबह जल्दी उठकर बाबा और मेरे मायके से कुछ मेहमान आ रहे हैं, सारे घर की सफाई अच्छे से करना और जो मैं कहूँ वो खाना बनाना। मैंने चाची से कहा कि ठीक है। सुबह उठते ही मैंने पूरे घर की सफाई की। उसके बाद जो चाची ने कहा वो खाना बनाया। सारा दिन काम कर करके मैं थक चुकी थी। जब मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में गई तो चाची का भाई मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गया और मुझसे कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैंने उससे कहा, मेरे कमरे से बाहर जाओ वरना मैं चाचा को बुला लूंगी। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, नखरे तो देखो मैडम के। इतने में चाची मेरे कमरे में आ गई और वो चाची से कहने लगा कि इसने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और मेरा हाथ पकड़कर कह रही थी कि तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ, मुझे इस घर में नहीं रहना। मैंने चाची से कहा कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि ये खुद ही मेरे पीछे यहाँ आया है। मैं तो इसे यहाँ से जाने को कह रही थी, लेकिन इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। चाची ने मुझे मारना शुरू कर दिया और कहने लगी कि तू मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगा रही है, पता नहीं किसका गंदा खून और मेरे घर में भी गंदगी फैला रही है। कल ही इसके चाचा से कहकर इसे कोई ना कोई बंदोबस्त करवाती हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या क्या कांड करेगी। मैं रोती रही लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अगले दिन जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे हाथ से एक प्लेट टूट गई तो चाची ने मुझे बहुत बातें सुनाई और मेरा हाथ जला दिया। उस दिन मैं मेडिकल स्टोर पर इसलिए दवाई लेने आई थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। चाचा चाची को मेरे ऊपर रहम नहीं आया। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो चाची को बात करते हुए सुना। चाची चाचा से कह रही थी, मेरे पड़ोस में एक बुढ़ा आदमी रहता है, उसकी बीवी का देहांत हो गया है, अब वो दूसरी शादी करना चाह रहा है। मैंने आराध्या का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया है और वो हमें इस शादी के बदले मुहमांगी रकम भी देगा। इस तरह से हमारे सर से बला भी टल जाएगी और हमें बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। अब जल्दी से इसकी शादी करके इसे यहाँ से दफा करो। चाचा भी कहने लगे, चलो अच्छा है, हमारे किसी काम तो आई। मैं भारी कदमों से चलते हुए अपने कमरे में आई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे चाचा चाची मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। सुबह चाचा मेरे कमरे में आए और मुझसे आकर बोले, कल तुम्हारी शादी है, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, तुम्हारी चाची लेकर आ जाएगी। उनकी बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने कमरे में ही पड़ी रही। रात को जब चाचा चाची वापस आए तो उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। ये देखकर मैं समझ गई शायद उन्हें मेरी शादी की कीमत मिल चुकी है। वो लोग सोच रहे थे कि मैं सो चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी भी जाग रही थी। चाची कह रही थी कि तुम्हारी बेटी भी तो खूब ऐश कर रही है, इसकी शादी के बाद जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो हम ये घर बेचकर उस बंगले में रहने चले जाएंगे जहाँ तुम्हारी बेटी रहती है। मेरे चाचा की कोई बेटी भी थी, मुझे आज तक इस बारे में नहीं पता था। चाचा ने कहा, वो तो मुझे पहचानती भी नहीं थी, वो तो मैंने उसे एक दिन वो फोटो दिखा दी जो मैंने उसके पैदा होते ही उसके साथ ली थी, जब उसे अपने मालिक की बेटी बनाकर अपने मालिक को देकर आया था और मैंने अपने मालिक से कह दिया था कि मेरी बेटी तो पैदा होते ही मर गई है। मेरी बेटी और मालिक की बेटी एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। मैंने अपनी बेटी उनकी बेटी से बदल ली थी। मैंने अपनी बेटी को उनकी बेटी की जगह रख दिया था, उनकी बेटी को उठा लिया था। आज मुझे अपनी सच्चाई का पता चल गई थी। इस आदमी भी जिसे मैं अपना चाचा समझ रही थी मेरा कोई भी नहीं था, शायद इसलिए वो मुझ पर इतने जुल्म कर रहा था। जब तुम मुझसे मिले और तुमने मुझे अपना नंबर दिया तुम मुझे भले इंसान लगे। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। चाची चाचा ने कहा कि आराध्या को तैयार कर दो, आज इसकी शादी है। मेरे तैयार होने से पहले चाची ने कहा कि मैं उनके लिए चाय बना दूं, फिर तैयार हूँ। मैंने उनकी और चाचा की चाय में नींद की गोलियां मिला दी। चाय पीते ही वो सो गए और मैं अपना सारा जेवर और पैसे लेकर वहां से भाग कर आ गई। फिर मैंने तुम्हें फोन करके मिलने के लिए बुलाया। आराध्या मुझे ये बातें बताते हुए बहुत रो रही थी। जब मैं उसके बारे में सब कुछ जान चुका था
मैं सोच रहा था कि कोई इतनी लालची कैसे हो सकता है कि अपनी संतान के सुख के लिए दूसरे की संतान का सुख कैसे छीन सकता है। मैंने आराध्या को चुप कराया और उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके चेहरे पर भी एक सुकून था, क्योंकि उसका दिल भी हल्का हो चुका था। हमें शहर छोड़े हुए 4 महीना हो गया था। जो कुछ हमारे पास था सब खत्म हो गया था। हम दोनों ने छुपकर शादी तो कर ली थी। आराध्या जो पैसे लेकर आई थी, कुछ महीने तक तो हमारा गुजारा हो गया था, मगर अब हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे। मैं बहुत बहुत परेशान था। मकान मालिक भी रोज किराया लेने आता था। उसको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। वो मेरी बीवी पर गलत नजर रखता था। जब मैं उससे कुछ मोहलत मांगता तो वो मुझसे कहता कि पैसों के बदले वो कुछ और भी ले लेगा। मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन मैंने सोचा क्यों न मैं अपने बाबा के पास जाऊं, वो जरूर मेरी कुछ न कुछ मदद करेंगे। मैंने अपनी पत्नी को घर में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। मैं बाबा के पास आ गया। बाबा मुझे देखते ही खुश हो गए और उन्होंने मुझे वापस नहीं आने दिया। उन दिनों वो बहुत बीमार थे। मैं इस हालत में उन्हें छोड़कर वापस नहीं जा सकता था। उन्होंने जबरदस्ती मेरी एक लड़की से शादी कर दी। मैं उस लड़के से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन बाबा ने मेरी एक न सुनी और मेरी शादी करवा दी। इसी तरह 1 साल गुजर गया। मुझे अपनी पहली पत्नी का ख्याल आया तो मैं उसी रात उसके पास भाग कर गया और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अंदर मेरी बीवी के साथ एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। आराध्या ने मुझे देखते ही मुझसे पूछा, तुम कहाँ थे? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया? मैंने आराध्या से पूछा, आराध्या ये बच्चा किसका है? उसने हैरत से मुझे देखा, कहने लगी, किसका हो सकता है? ये बच्चा तुम्हारा ही है। जब तुम मुझे छोड़कर गए थे तो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तुमने तो जाने के बाद पलटकर भी नहीं देखा कि मैं किस हाल में जिंदा हूँ या मर गई। आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम पूरे 1 साल बाद वापस आए हो? मैंने रोते हुए अपने बच्चे को गोद में उठा लिया, बहुत सारा प्यार करने लगा। मैंने आराध्या से कहा कि मुझे माफ कर दो, फिर उसे सब कुछ बताया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अपने बाबा के पास पैसे लेने गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो बाबा की बहुत ज्यादा हालत खराब थी। मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर वापस नहीं आ सकता था। उन्हीं दिनों बाबा ने मेरी जबरदस्ती एक लड़की से शादी करवा दी। वो बाबा के मालिक की बेटी थी। मालिक के बाबा पर बहुत ज्यादा एहसान थे, इसलिए बाबा उनसे मना नहीं कर सकते थे। बाबा की भी हालत ऐसी नहीं थी और मैं उन्हें कुछ बता भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरन मुझे उससे शादी करनी पड़ी। उसके बाद मैं बाबा की देखभाल में लग गया। कुछ ही दिन पहले बाबा का देहांत हो गया, लेकिन बाबा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी भी उसके मालिक का साथ ना छोड़ूं। मालिक की बेटी बहुत सरफिरी और बिगड़ी हुई है, मगर मालिक खुद बहुत अच्छे इंसान हैं। मालिक की पत्नी बहुत बीमार थी, वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन उनकी बेटी को अपनी माँ का कोई ख्याल ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे कि वो उसकी माँ है ही नहीं। मालिक की उम्र भी अब हो चुकी है, इसलिए मुझे उन दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। मालिक की बेटी भी मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी, वो किसी और को पसंद करती थी, लेकिन मालिक ने उनसे कहा अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगी तो वो उसे अपने तमाम जायदाद से बेदखल कर देंगे। शादी के कुछ दिनों बाद ही मालिक की बेटी ने मुझे घर से निकाल दिया और मालिक से कहा कि मैं खुद घर छोड़कर गया हूँ। मालिक मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, मुझे अपना बेटा मानते हैं। मैंने एक दिन मालिक को सब कुछ बता दिया। मालिक ने मुझे माफ कर दिया और मुझसे कहा कि मैं अपनी पत्नी को वापस यहाँ से लेकर आ जाऊं। मैं जिंदगी की परेशानियों में बहुत उलझा हुआ था, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। आराध्या ने कहा, मैंने शादी से पहले आपसे वादा किया था, आपसे कभी कोई गिला शिकवा नहीं करूंगी। मैंने आपको माफ कर दिया। आपके जाने के बाद मालिक मुझे बहुत परेशान करता था, लेकिन जब एक दिन उसकी बेटी कॉलेज से वापस आ रही थी तो कुछ लड़कों ने उसके साथ गलत काम कर दिया। जब मकान मालिक को पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने कहा कि शायद मेरी गलतियों का सिला भगवान ने मेरी बेटी को दिया है। मैं दूसरी औरतों की इज्जत नहीं करता था, इसलिए आज मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है। उसने मुझसे माफी मांगी, मुझे अपनी छोटी बहन बना लिया। तब से वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसी ने मुझे खाने पीने के लिए दिया। मकान मालिक ने मुझसे भी माफी मांगी, मैंने भी उसे माफ कर दिया और फिर मैं आराध्या को लेकर अपने घर वापस आ गया। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा बीबी और बच्चे को लेकर उनके घर खाने पर आऊं। मैंने कहा कि मालिक आपकी बेटी बुरा मान जाएगी। उन्होंने कहा तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले दिन शाम को हम उनके घर खाने पर चले गए। मैंने मालिक से पूछा कि अब मालकिन की तबीयत कैसी है। मालिक ने कहा चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। जैसे ही मैं उनके कमरे में गया, मैं उनको देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो औरत तो बिल्कुल मेरी बीवी जैसी लग रही थी। आराध्या भी हैरत से मालकिन को देखने लगी। मालकिन ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी बीवी के घर वाले कहाँ हैं।
मैंने मालिक को बताया कि आराध्या के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसको उसके चाचा ने पाला है। मालिक ने एक फोटो निकालकर मुझे दिखाई और कहा कि यही है ना तुम्हारी पत्नी के चाचा। आराध्या ने वो फोटो देखा और कहने लगी कि जी हाँ, मगर आप उन्हें कैसे जानते हैं? मालिक ने बताया कि ये आदमी हमारे ऑफिस में नौकरी करता था और ये बहुत गरीब था। उसका हमारा घर में आना जाना शुरू हो गया और मैं इस पर भरोसा करने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी आस्तीन का सांप निकलेगा, एक दिन मुझे ही डस लेगा। जब मेरी बेटी पैदा हुई, ये मेरी बेटी को लेकर भाग गया। मैंने इसे बहुत ढूंढा, पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। जब मेरे घर अपनी बेटी से मिलने आया तो मुझे देखकर छुप गया, लेकिन मैंने उससे देख लिया था। उसके बाद मैंने उसका पीछा किया और मैं उससे पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, जिससे तुम लेकर भाग गए थे? उसने बताया कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई। मैंने उससे पूछा कि कौन लड़का, कहाँ रहता है? उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो इस नंबर पर किसी लड़के से बात करती थी। मैंने वो नंबर लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जब मैंने उस नंबर का पता करवाया तो मुझे पता चला कि वो नंबर तो तुम्हारा है। इससे पहले कि मैं अपनी बेटी के बारे में तुमसे कुछ पूछता, तुमने खुद ही मुझे सब कुछ बता दिया कि तुमने मेरी बेटी से शादी की हुई है। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर खाने के लिए आओ। आराध्या किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही बेटी है, जिसको बचपन में ही मुझसे छीन लिया गया था। आराध्या को अपने माता पिता मिल गए थे। आराध्या उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। वो अपने माता पिता से गले मिलकर रोने लगी। उसका चाचा जिसने धोखाधड़ी की थी, वो जेल में बंद है। मेरी दूसरी पत्नी जो आराध्या के चाचा की बेटी थी, उसकी हरकतें भी अपने बाप से कम नहीं थी। वो जिस लड़के को पसंद करती थी, उसके साथ भाग गई थी। उसके पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। वो बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। मैंने उसे डिवोर्स दे दी थी। लोग किसी को धोखा देने से पहले ये भूल जाते हैं कि सबका हिसाब इसी दुनिया में होना है। भगवान सब देख रहा है। वो हर किसी को उसके किए की सजा जरूर देता है। अब आराध्या और मैं इस घर के मालिक और मालकिन के साथ रहते थे। आराध्या के माता पिता उसको बहुत प्यार से रखते थे। हमारा बेटा भी अब 3 साल का हो गया था और स्कूल जाने लगा था। आराध्या और मैं हंसी खुशी एक साथ जिंदगी गुजार रहे थे। अब हमारी जिंदगी में कोई तीसरा नहीं था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।